ये वो 50 आईएमपी क्वेश्चन है बेटा जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। आज है 2 फरवरी, सर आपकी केमिस्ट्री की एग्जाम होनी है 18 फरवरी को। ये क्वेश्चन देखो बेटा, एग्जाम में कुछ करो ना करो, बस ये 50 क्वेश्चन तो करके चले जाना है अपने को। इस साल का सबसे बड़ी चीज होने वाली है। अगर इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो आप न्यूमेरिकल को छोड़ के नहीं जा सकते। कि हो गया आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी है और इतिहास वही दोहराएगा जिसका संघर्ष जारी है। तो हेलो बच्चों, मैं पूरबगिरी गोस्वामी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अरिविहान पर, जहां चल रहा है बेटा अंतिम युद्ध। और अंतिम युद्ध के अंतर्गत हम आ गए हैं बेटा कहां, हम आ गए हैं आपको 50 आईएमपी क्वेश्चन देने के लिए। ठीक है, ये वो 50 आईएमपी क्वेश्चन है बेटा जो मैंने 2013 से लेकर के 2025 तक के सारे पेपर्स का क्या करके एनालिसिस करके उसमें से मैंने छाटे हैं। जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, बार बार एग्जाम में आए हुए हैं, और जो अभी का सिनेरियो चल रहा है कि अभी किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, उन सब को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये 50 क्वेश्चन आपके लिए बनाए हुए हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं आज 50 आईएमपी क्वेश्चंस। लेकिन 50 आईएमपी क्वेश्चन पढ़ने से पहले आपको एक बात याद रखनी है कि भैया आज है 2 फरवरी और आपकी एग्जाम कब होनी है केमिस्ट्री की। सर आपकी केमिस्ट्री की एग्जाम होनी है 18 फरवरी को, यानी हमारे पास लगभग कितने दिन हैं, 16 दिन हैं। ठीक है, उसमें से आप क्या करोगे, 5 फरवरी से पढ़ना बंद कर दोगे, क्योंकि 10 फरवरी को आपका इंग्लिश का एग्जाम है, तो 5 फरवरी से आप कुछ नहीं पढ़ने वाले। ठीक है, उसके बाद 13 फरवरी को फिर किसका एग्जाम होने वाला है, फिजिक्स का एग्जाम होने वाला है। तो इसका मतलब आपको मिनिमम जो डेज मिलने वाले हैं वो 13 से 18 के बीच में ही मिलने वाले हैं, उसके बीच उसके पहले। ठीक है, ज्यादा दिन आपको अब नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखो बेटा, एग्जाम में कुछ करो ना करो, बस ये 50 क्वेश्चन तो करके चले जाना है अपने को, जो मैं आज कराने वाला हूं। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये वो 50 क्वेश्चन है बेटा जो आपकी केमिस्ट्री को क्या बनाने वाले हैं, स्कोरिंग बनाने वाले हैं। मतलब हमको केमिस्ट्री को जो है वो स्कोरिंग सब्जेक्ट बनाना है, क्योंकि केमिस्ट्री जो है बेटा बहुत ज्यादा, मैं बोलता हूं कि भैया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ले लो अगर, तो हमारे पास टोटल 10 चैप्टर है। 10 चैप्टर में से 5 चैप्टर ऑर्गेनिक के हैं और 2 चैप्टर किसके हैं, इनऑर्गेनिक के हैं। और ये वो 7 चैप्टर हैं, ये वो 7 चैप्टर हैं जिसमें से जो लिखा है ना वही पूछेंगे। क्या जो लिखा है वही पूछेंगे कि वुड्ज रिएक्शन, तो हाँ भाई वुड्ज रिएक्शन एज इट इज लिख देना है। कि भैया कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख देना है। मतलब इन 7 चैप्टर की अगर बात करें तो इनमें वो क्वेश्चन आने वाले हैं जो आपको एज इट इज पढ़ाए गए हैं। मतलब लगभग ऐसे के ऐसे क्वेश्चन जो वहां लिखा हुआ है वही का वही हमने याद करके एग्जाम में लिख दिया तो हमें पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। बाकी रही बात फिजिकल केमिस्ट्री की, जिसके सिर्फ 3 चैप्टर हैं, तो फिजिकल केमिस्ट्री में क्या होने वाला है कि फिजिकल केमिस्ट्री में बेटा हमें आने वाले हैं न्यूमेरिकल्स। और न्यूमेरिकल्स जो है बेटा वो थोड़े बहुत ही आने वाले हैं, इतने बहुत भारी न्यूमेरिकल्स नहीं आने वाले हैं कि बहुत सारे न्यूमेरिकल आ जाएं। भैया 3 न्यूमेरिकल आएंगे, 4 न्यूमेरिकल आएंगे। हम ये मान लें कि एक चैप्टर से एक न्यूमेरिकल आएगा, तो 3 या 4 न्यूमेरिकल यहाँ पे क्या होने वाले हैं, आने वाले हैं। इससे ज्यादा न्यूमेरिकल तो नहीं आएंगे। तो आपको सबसे ज्यादा जो फोकस करना तो सारे चैप्टर्स पे है, लेकिन है ना सारे चैप्टर्स पे भी करना है और उनके सारे क्वेश्चंस पे भी करना है जो हमने संभव में और अंतिम युद्ध में पढ़ाए हुए हैं। वो सारे के सारे क्वेश्चन जो आईएमपी क्वेश्चन मैंने कराए हैं वो आपको कर लेना है। लेकिन सबसे पहले क्या करना है, सर सबसे पहले करना है ये 50 आईएमपी क्वेश्चंस। क्या करना है, ये 50 आईएमपी क्वेश्चंस। ठीक है ना। अब कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर ये 50 आईएमपी क्वेश्चन कर लेंगे तो क्या 95% 98% बन जाएगा क्या? नहीं बेटा, मैं इसकी गारंटी बिल्कुल नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि भैया 50 क्वेश्चन हमने वो वाले क्वेश्चन हमने प्रिडिक्शन करा है। क्या करा है?
प्रिडिक्शन करा है कि ये वो 50 क्वेश्चन है जो 80 से 85% और 90% तक का बोल रहे हैं कि 80 से 85 और 80 से 90% तक ये वाले क्वेश्चन क्या हो जाने वाले हैं, मैच हो जाने वाले हैं। क्या हो जाने वाले हैं, मैच हो जाने वाले हैं। बाकी अगर आपको 95% और फर्स्ट रैंक लेके आनी है एमपी बोर्ड में तो आपको तो पढ़ना है, लेकिन सबसे पहले क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले पढ़ना है ये वाले 50 आईएमपी क्वेश्चन, है ना। चलिए तो शुरू करते हैं बेटा हमारा 50 आईएमपी क्वेश्चंस का सफर, जिसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है बेटा मोलरता और मोललता में अंतर। हम अगर पहले चैप्टर की बात करें तो पहले चैप्टर में जो पहला क्वेश्चन है वो है बेटा मोलरता और मोललता में अंतर। ठीक है भैया, मोलरता और मोललता में अंतर भी पूछा जा सकता है और मोलरता और मोललता में यह भी पूछा जा सकता है कि मोलरता की परिभाषा लिखो, और मोलरता और मोललता में देखो एक तो परिभाषा आ सकती है, दूसरा उसके क्या आ सकते हैं, अंतर आ सकते हैं, और तीसरा क्या आ सकता है बेटा, तीसरा उसका आ सकता है कि भैया इसकी जो यूनिट है वो भी लिखो। ठीक है, तो पूरी की पूरी जो मोलरता और मोललता है उसको कर लें बेटा, मोलैरिटी और किसको, मोलैलिटी की बात हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भैया हेनरी का नियम क्या होता है, इसका गणितीय व्यंजक बता दो भैया, और इसका एक अनुप्रयोग भी बता दो। मतलब व्हाट इज हेनरीज लॉ, है ना, वो राइट इट्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एक एप्लीकेशन लिखा है, पर आप और भी एप्लीकेशन इसके कर सकते हैं, सारे के सारे एप्लीकेशन इसके कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो हो सकता है कि एप्लीकेशन से बन जाएं। क्योंकि देखो पेपर का लेवल जो हुआ है अब, तो पेपर का लेवल हुआ है अब, तो पूछे जाएंगे कारण वाले सवाल। क्या पूछे जाएंगे कि भैया इसका कारण बताओ, उसका कारण बताओ, तो उसके कारण में इसके अनुप्रयोगों के कारण पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तीसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में अंतर लिखिए बेटा। आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में अंतर लिखिए। देखो अब आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन का क्वेश्चन भी दो तरीके से आ सकता है कि एक तो आदर्श विलयन अनादर्श विलयन में अंतर लिखिए, दूसरा तरीका आदर्श विलयन क्या होता है उसके लक्षण लिखिए। क्या लिखिए भैया, लक्षण लिखिए, गुण लिखिए। अनादर्श विलयन क्या होता है उसके गुण लिखिए। आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, और उसके कैरेक्टर्स क्या होते हैं, वो यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अब बढ़े अगर हम, तो इस तरीके का पैटर्न इस साल आपको देखने को मिल सकता है। देखो ये सिर्फ पॉसिबिलिटी है कि मैंने अनुमान लगाया है कि इस तरीके का पैटर्न आपको इस साल मिल सकता है कि भैया एक तो क्वेश्चन आ जाए ए और बी की फॉर्म में, कि ए में क्वेश्चन आ जाए कि पराशरण दाब क्या है और यह एक अणु संख्या गुणधर्म क्यों है, और दूसरा ये पूछ सकते हैं कि भैया 300 केल्विन पे, है ना, मतलब दूसरा क्वेश्चन क्या है, न्यूमेरिकल। ठीक है, तो ये जो है इस साल का सबसे बड़ी चीज होने वाली है। अगर इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो आप न्यूमेरिकल को छोड़ के नहीं जा सकते, आपको न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन पे भी ध्यान देना होगा, क्योंकि थ्योरी के साथ साथ अगर न्यूमेरिकल आ रहा है तो इसका मतलब न्यूमेरिकल तो करना ही पड़ेगा। पहले ऐसा होता था कि न्यूमेरिकल अगर और में आ रहा है, मतलब न्यूमेरिकल क्या आ रहा है, अथवा में आ रहा है, तो आप अथवा में आ रहा है तो उसको छोड़ के आ सकते हैं भैया, ऊपर थ्योरी वाला क्वेश्चन है उसको कर सकते हैं। लेकिन अब आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि थ्योरी में भी क्वेश्चन आएगा, थ्योरी का भी क्वेश्चन और उसी में न्यूमेरिकल का भी क्वेश्चन है कि 300 केल्विन पे 5% द्रव्यमान बटे आयतन जो है वो यूरिया का विलयन है, तो उसका पराशरण दाब हमको क्या करना है, निकालना है, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर उसका फाइंड करना है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है बेटा इसमें, तो पाई इज इक्वल टू आप क्या कर दोगे, CRT कर दोगे, तो काम आपका हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इसी तरीके का बेटा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से ही कि क्वथनांक के उन्नयन से विलेय का मूलर द्रव्यमान कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है, क्वथनांक के उन्नयन से विलेय का मूलर द्रव्यमान ज्ञात करना है, और दूसरा उसी का न्यूमेरिकल। देखो जो क्वेश्चन पूछा है, अगर आपको ये नहीं आया, अगर मान लो आपको ये नहीं आया, तो ये आने की पॉसिबिलिटी भी बहुत कम है। आपको अगर ये वाला आ गया तो ये वाला तो आ ही जाएगा। क्यों, क्योंकि ये वाला आ गया मतलब इसमें आपने फॉर्मूला निकाल लिया और वही फॉर्मूला जो है आपने इसमें लगा दिया। ठीक है, तो अगर आपको ये वाला क्वेश्चन आ गया, क्योंकि इसमें यही हो रहा है
कि अगर वही क्वेश्चन पूछेंगे और उसी क्वेश्चन के फॉर्मूला से क्या दे देंगे, ये दे देंगे न्यूमेरिकल। ठीक है, चलिए तो क्वथनांक में उन्नयन में विलेय का मोलर द्रव्यमान एक क्वेश्चन, और 1 किलोग्राम जल में 15 ग्राम यूरिया घुला है तो उसके विलयन का क्वथनांक अगर 100.25 डिग्री सेल्सियस 100.25 डिग्री सेल्सियस अगर हो जाए तो उसमें क्या करना है, यूरिया का मोलर द्रव्यमान निकालना है। क्या निकालना है, यूरिया का मोलर द्रव्यमान निकालना है भैया। ठीक है, चल अब निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। फिर वही तरीका बेटा कि हिमांक का अवनमन क्या होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, व्हाट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और राइट द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो सब में वही पूछा, देखो इसमें भी वही पूछा है और इसमें भी वही पूछा है। पराशरण उसका क्वेश्चन, क्वथनांक उसका क्वेश्चन न्यूमेरिकल, और हिमांक उसका क्वेश्चन न्यूमेरिकल। ठीक है, तो ये जो तरीका है, इस तरीके के न्यूमेरिकल आपको इस साल बिल्कुल मिल सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन के आने की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो 500 ग्राम जल में 3 ग्राम यूरिया और है ना, और x ग्राम ग्लूकोज है और उसको घोल रहे हैं हम, तो विलयन का जो हिमांक है 272.885 केल्विन है। तो x का मान हमको निकालना है, जबकि kf कितना है, 1.86 है। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं कि भाई द्विअंगी विलयन के लिए राउल्ट का नियम लिखिए। क्या लिखिए, राउल्ट का नियम लिखिए कि राउल्ट का नियम क्या होता है और उसका गणितीय व्यंजक, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। और फिर बी में वही बेटा राउल्ट के ही नियम पे न्यूमेरिकल दे दिया कि भैया बताओ पीटी इज इक्वल टू, अगर देखो राउल्ट का नियम आपने अगर सॉल्व कर लिया तो फिर आप ये वाला फॉर्मूला तो निकाल ही लोगे कि पीटी इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी, पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी वाला फॉर्मूला तो आपको आ ही जाएगा। और अगर आपने ये फॉर्मूला निकाल लिया तो फिर इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या रखनी है, आपको वैल्यूज रखनी है और आंसर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 298 केल्विन पे क्या दिया क्वेश्चन, 298 केल्विन पे क्लोरोफॉर्म और डाइक्लोरोमीथेन जो है उनका वाष्प दाब 200 mmHg और 415 mmHg है। मतलब पीए नॉट और पीवी नॉट की वैल्यू दे दी, और 25.5 ग्राम CaCl3, 40 ग्राम जो है क्या बेटा डाइक्लोरोमीथेन को मिलाकर, ठीक है, उसके जो है क्या किसकी गणना करनी, वाष्प दाब, मतलब टोटल वाष्प दाब निकालना है। अगर ये भार दिया है तो इससे क्या निकाल लेंगे, उसके मोल निकाल लेंगे, मोल से उसका मोल प्रभाज निकाल लेंगे और दोनों के मोल प्रभाज यहाँ पे रख देंगे, मतलब मोल फ्रैक्शन यहाँ पे रख देंगे। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है बेटा, निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। वही सेम क्वेश्चन है, इस बार वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन के लिए सूत्र का व्युत्पन्न करना है, और दूसरा क्वेश्चन उसी में वाष्प दाब के अवनमन का जो है सूत्र लगा के उसको क्वेश्चन को कर देना है। ठीक है, शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब इतना है तो 0.5 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अनअपघट्य भी बोल सकते हो, अनविघट्य भी आ सकता है, और इसको विद्युत अनअपघट्य भी हम लोग बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, विद्युत अनअपघट्य। ठीक है, हाँ जी। ठोस को 39 ग्राम बेंजीन में घोला जाए तो विलयन का जो वाष्प दाब है वो क्या हो जाता है, 0.845 बार हो जाता है। तो ठोस का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, है ना। तो ये वाली चीज को याद रखना है कि क्वेश्चन उसका न्यूमेरिकल, क्वेश्चन उसका न्यूमेरिकल, क्वेश्चन और उसका न्यूमेरिकल। ठीक है, तो चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को बढ़िया तरीके से हमको क्या कर लेना है, पढ़ लेना है। अगला क्वेश्चन बेटा अगले चैप्टर से कि भाई नष्ट समीकरण, है ना, नष्ट समीकरण लिखना है और उसका एक अनुप्रयोग लिखना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बेटा। और लवण सेतु क्या होता है और लवण सेतु के 2 कार्य लिखिए, है ना। अब 2 नंबर में आएगा तो क्या आएगा, लवण सेतु क्या है, इतना बस आ जाएगा। और अगर 3 नंबर में आएगा तो लवण सेतु क्या है, इसके 2 कार्य लिखिए। ये 3 नंबर का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, हाँ जी। निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। इसी तरीके से इस चैप्टर में भी भैया निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए में भाई कॉलरॉस का नियम जो है, कॉलरॉस का आयन संबंधी नियम लिखिए और उसके 2 अनुप्रयोग लिखिए। मतलब उसका क्या, कॉलरॉस लॉ लिखना है और 2 एप्लीकेशन उसके हमको लिखना है। ठीक है, फिर भी में वही वाली बात हो जाएगी कि कॉलरॉस लॉ और कॉलरॉस लॉ का क्या आ जाएगा भैया, कॉलरॉस लॉ का एक न्यूमेरिकल। तो कॉलरॉस लॉ का न्यूमेरिकल कि NaCl और HCl और NaC, है ना, सोडियम एसीटेट का
जो मोलर सांद्रता है, क्या है बेटा, मोलर सांद्रता, मोलर चालकता जो है वो क्या है बेटा, मोलर चालकता कितनी है, 126.4, 425.9 और 91 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। तो क्या बताना है भैया, जो हमारा एसिटिक एसिड है, ठीक है ना, उसकी क्या बतानी है, सांद्रता बतानी है, मोलर सांद्रता बतानी है। तो ये क्या पे से आ जाता है, कोलरॉस के नियम के जो अनुप्रयोग हैं उसमें जो वीक इलेक्ट्रोलाइट मतलब दुर्बल विद्युत अपघट्य का हम लोग क्या निकालते हैं, मोलर चालकता निकालते हैं, उसका ये क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन भैया, निम्नलिखित है ना प्रश्नों को हल कीजिए कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ना क्या होता है और इसे कैसे बनाया जाता है। मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पूछ लिया और लगभग उसी का हमने क्या पूछ लिया, क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा ये अलग है, उससे थोड़ा सा अलग है पर उसी चैप्टर से। ठीक है, उससे थोड़ा अलग हो सकता है पर उसी चैप्टर से भी तो हो सकता है कि एक चालकता सेल में 0.0 मोलर केसीएल विलयन का प्रतिरोध 50 ओम है, यदि इस विलयन की जो चालकता है वो 0.0298 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स है, तो सेल स्थिरांक की जो है गणना कीजिए। मतलब जी स्टार का फॉर्मूला लगाना है। और ये तो बहुत इजी वाला क्वेश्चन इसमें दे दिया, बहुत इजी वाला क्वेश्चन बेटा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बेटा, अगला क्वेश्चन भी ये है कि भाई डेनियल सेल का नामांकित चित्र बनाइए और उसकी सेल अभिक्रिया लिखिए। क्या है, डेनियल सेल का डायग्राम बनाना है और उसकी जो सेल रिएक्शंस है वो हमको लिखना है। और डेनियल सेल का हमारे पास क्या आ गया, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन। क्या आ गया बेटा, डेनियल सेल का ही एक क्या आ गया, न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। ठीक है ना, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है किसका, ये डेनियल सेल का, जिसमें ई नॉट सेल निकालना है। क्या करना है ना, मतलब डेनियल सेल में भाई रिडक्शन बट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है तो उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। ठीक है, इसमें क्या निकालना है हमको, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड मानक सेल विभव निकालना है, मतलब ई नॉट सेल निकालना है। क्या निकालना है, ई नॉट सेल निकालना है। ठीक है, स्पेसिफिकली उसका क्वेश्चन नहीं है, स्पेशली उसका क्वेश्चन नहीं है डेनियल सेल का, पर हाँ उसी चैप्टर से तो है। ठीक है, अगला हमारे पास है कि निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। फिर वही बात बेटा कि फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम लिखना है। फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम और द्वितीय नियम लिखिए और व्यंजक सहित उसकी क्या कीजिए भैया, गणना कीजिए। मतलब प्रथम नियम और द्वितीय नियम पूरा लिखना है और उसकी क्या करना है, गणना करना है। ठीक है, अगला उसी में उसका क्या आ गया, फैराडेस लॉ का क्या आ गया, न्यूमेरिकल आ गया कि 5 एम्पियर की धारा को 30 मिनट तक गलत NaCl में से प्रवाहित करने पर कैथोड में कितने ग्राम सोडियम निक्षेपित होगा। How many grams of sodium will be deposited at cathode when 5 ampere current is passed through molten NaCl for 30 minutes। ठीक है, तो उसी का न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया। अगला भैया संक्षारण क्या है, लोहे में जंग लगने की जो क्रियाविधि है उसको समझाना है और संक्षारण से बचाव के उपाय बताना है। मतलब व्हाट इज कोरोजन, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, और उसकी मेथड्स किसकी बेटा, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन की मेथड्स। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन है इसमें कि निम्न की समझाइए, निम्न की परिभाषा। देखो इनकी जब भी आप परिभाषा लिखोगे तो इनकी परिभाषा और इनका मात्रक आपको लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, इनकी परिभाषा और मात्रक। किस किस की परिभाषा, सेल कांस्टेंट, सेल स्थिरांक, मोलर चालकता, तुल्यांकी चालकता, प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध और क्या होगा, विशिष्ट चालकता। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए भैया। चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन है कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण और शून्य कोटि अभिक्रिया का क्या आ जाएगा, न्यूमेरिकल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, शून्य कोटि अभिक्रिया का क्या आ जाएगा, न्यूमेरिकल आ जाएगा। ठीक है, शून्य कोटि अभिक्रिया का क्या लिख लिया मैंने, न्यूमेरिकल लिख लिया कि भाई शून्य कोटि अभिक्रिया जो है वो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता अगर 0.4 मोलर है तो 100 सेकेंड के बाद वो कितना हो जाती है, 0.28 मोलर हो जाती है। तो अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल, मतलब टी हाफ की बात कर रहे हैं बेटा, है ना, अर्ध आयुकाल को जो है वो परिकलित कीजिए या उसकी अर्ध आयु निकालिए। ठीक है, मतलब हाफ लाइफ पीरियड पूछ रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बेटा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का दर समीकरण। और प्रथम कोटि की अभिक्रिया का क्या ले लिया भैया हमने, एक न्यूमेरिकल ले लिया कि अभिक्रिया, किसी अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक है वो 500 केल्विन है तो 400 केल्विन वेग स्थिरांक उसका क्या हो जाता है,
दुगना हो जाता है, ठीक है, तो उसका क्या निकालना है, क्वेश्चन निकालना है, मतलब क्या निकालना है, सक्रियण ऊर्जा निकालना है, सॉरी क्या निकालना है, सक्रियण ऊर्जा निकालना है, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, अरेनियस इक्वेशन का क्वेश्चन है, और ये क्या है भैया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ठीक है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल, ठीक है, सिद्ध कीजिए कि अर्धायु जो है प्रारंभिक स्वतंत्र होती है, मतलब वही पूरा का पूरा उसका डेरिवेशन हमको करना पड़ेगा। और दूसरा ये जो क्वेश्चन है वो कहां से आ गया, अरेनियस इक्वेशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन बेटा वही कि अरेनियस जो समीकरण है उसको लिखना है और उसको पूरा का पूरा क्या करना है, समझाना है, ठीक है। अरेनियस समीकरण को लिख के उसको क्या करना है, समझाना है। अगला क्वेश्चन भैया निम्नलिखित को समझाइए, तो छोटी छोटी सी डेफिनेशन है जो पूछी जा सकती है कि दर निर्धारक पद क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, शदम कोटि की अभिक्रियाएं क्या होती हैं, सूडो ऑर्डर रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है, मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन, और शून्य कोटि, प्रथम कोटि और द्वितीय कोटि की अभिक्रियाओं की इकाई, ठीक है। दर नियतांक की इकाई, बेटा ये वाली चीज मत भूलना कि दर स्थिरांक की जो इकाई है मोल पर लीटर, क्या करते हैं हम लोग, मोल पर लीटर 1 माइनस एन और s माइनस 1, s मतलब सेकेंड इनवर्स, ठीक है, s माइनस 1 सेकेंड इनवर्स की हम लोग बात कर रहे हैं। और यहाँ पे n क्या है, यहाँ पे सर n अभिक्रिया की कोटि है, क्या है सर, अभिक्रिया की कोटि, ठीक है। तो ये वाली बात हमेशा याद रखने की, ये क्या है, अभिक्रिया की कोटि है, और इस फॉर्मूले से आप किसी का भी जो k है उसका यूनिट निकाल सकते हो, और इसका क्वेश्चन जो है वो 100% बनने वाला है बेटा, ठीक है। इसका एक ना एक क्वेश्चन तो 100% बनने ही वाला है, तो इसको ना भूलें, ठीक है। चलिए निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। संघट्ट सिद्धांत क्या होता है और प्रभावी संघट्ट क्या होते हैं, भैया जिनसे जो अभिकारक है वो उत्पादों में परिवर्तित हो जाए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रभावी संघट्ट बोलेंगे, ठीक है। दी हमने क्या कर दिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया जो है वो 40 मिनट में कितना बेटा, 90% पूर्ण होती है, तो उसका अर्ध आयु काल निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, उसका अर्ध आयु काल निकालना है। अगला क्वेश्चन, अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक बताओ बेटा, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। और अभिक्रिया, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया जो है उसका वेग स्थिरांक 3 × 10⁻⁵ है, ठीक है। तो अभिकारक को अपनी प्रारंभिक सांद्रता का आधा होने में, देखो आधा होने में कितना समय लगेगा, इसका मतलब क्या पूछ रहा है, इसमें भी बेटा टी हाफ पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, टी हाफ पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो जब भी टी हाफ का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, जब भी टी हाफ का मतलब हाफ लाइफ पीरियड का क्वेश्चन आएगा, तो वो कहां से आएगा, वो आएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ज्यादा चांसेस किससे हैं बेटा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मतलब प्रथम कोटि की अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया भैया, प्रथम कोटि अभिक्रिया, ठीक है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया से ही पूछा जाएगा, किससे पूछा जाएगा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया से ही पूछा जाएगा जब भी न्यूमेरिकल पूछा जाएगा इस चैप्टर से, ठीक है। और अब टी हाफ में यहाँ पे 40 मिनट 90% दे रखा है, पर क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है, मैंने एक एग्जांपल दिया, ये वाला क्वेश्चन एक एग्जांपल है, क्योंकि भैया इसमें टी 99% पूछ ले बेटा, कितना पूछ ले, टी 99% पूछ ले, टी 90% पूछ ले, और टी 60% 40% कुछ भी, इस तरीके से कुछ भी क्वेश्चन आ जाए तो हम उसको इसी कैटेगरी में मानेंगे, क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चन उसमें आने वाले हैं, ठीक है भैया। टी 90%, टी 99% का जो है वो उसका रेशो पूछ ले, ठीक है, 40-50 का रेशो पूछ ले, किसी का भी रेशो पूछ ले, तो वो इसी क्वेश्चन के अंतर्गत आएगा, क्योंकि वो इसी फॉर्म में आएगा, ठीक है। चल आगे बढ़े भाई, नेक्स्ट चैप्टर में Na2Cr2O7 से K2Cr2O7 बनाया जाना है, उसकी केवल क्या बताना है, रासायनिक समीकरण बताना है। और बी जो है वो है K2Cr2O7 जो है अम्लीय माध्यम में निम्न के साथ अभिक्रियाएं लिखिए। पहले किसके साथ, Ki सॉल्यूशन, Ki विलयन के साथ, H2S के साथ और FeSO4 के साथ, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखो K2Cr2O7 और KMnO4 में से, K2Cr2O7 और KMnO4 में से, दोनों में से किसी एक में से क्वेश्चन आने वाला है,
ठीक है, तो या तो K2Cr2O7 का आ जाएगा या फिर किसका आ जाएगा, KMnO4 का आ जाएगा। और KMnO4 में से अगर क्वेश्चन आएगा तो वो आएगा KMnO4 के उपयोग। क्या आने वाला है, KMnO4 के उपयोग। ठीक है, बनाने की विधि आ जाए, क्योंकि पेपर लेवल अगर चेंज होगा तो उस हिसाब से वो टफ बनाएंगे, तो KMnO4 की बनाने की विधि पूछेगा, और अगर इजी में आएगा तो KMnO4 के 3 उपयोग पूछेगा, बात खत्म। ठीक है। अगली अगर बात करें तो ये तो क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है ही कि लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड में 3 अंतर लिखिए, है ना। अब ये क्वेश्चन भी इस तरीके से पूछा जा सकता है आपसे कि लेंथेनॉइड क्या है और उनके बारे में 2-3-4 पॉइंट लिख दो, और एक्टिनॉइड क्या है और उनके बारे में 2-3-4 पॉइंट लिख दो, मतलब उनके लक्षण लिख दो, उनके गुण लिख दो। इस तरीके से भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए डी ब्लॉक के तत्वों की अगर बात करें तो डी ब्लॉक तत्वों के सारे गुण इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने सारे दे दिए, क्योंकि भाई सारे के सारे गुण जो है बहुत महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, चाहे आप परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्था, वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर ले लो, चाहे आप इंटरस्टिशियल कंपाउंड ले लो, अंतरावकाशी यौगिक, चाहे उत्प्रेरकीय गुण कैटालिटिक प्रॉपर्टीज ले लो, चाहे आप मिश्र धातु का निर्माण एलॉय फॉर्मेशन ले लो, चाहे आप संकुल यौगिकों का निर्माण। सर इसके ऊपर तो पूरा का पूरा चैप्टर है सर, इसके ऊपर तो पूरा का पूरा अगला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 हमारा। ठीक है, और चाहे हमारे पास चुंबकीय गुण ले लो, चुंबकीय गुण और संकुल यौगिकों का निर्माण जो है वो चैप्टर नंबर 5 में भी बहुत बढ़िया तरीके से, पर इजी, यहाँ एक एक छोटे छोटे जो क्वेश्चन आएंगे वो इस चैप्टर से आएंगे, चुंबकीय गुणों के बारे में और संकुल यौगिकों के निर्माण के बारे में। ठीक है, एक और खूबसूरत सा जो है वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कि जिंक +2 के जो लवण हैं वो रंगीन होते हैं, जबकि कॉपर +2 के जो लवण हैं वो रंगीन होते हैं, जबकि जिंक +2 के जो लवण हैं वो रंगहीन होते हैं। इसका कारण हमको बताना है। बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन, पेपर का लेवल अगर बढ़ेगा तो ये क्वेश्चन पूछेगा, और पेपर का लेवल अगर थोड़ा सा कम रहेगा तो ये क्वेश्चन पूछेंगे, ये दोनों क्वेश्चन। ठीक है, कि जिंक, कैडमियम और मरकरी का संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है, और कॉपर का और क्रोमियम का क्या लिखना है, अपवादिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। किस तरीके का क्वेश्चन आएगा, अपवादिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, किसका, क्रोमियम का और कॉपर का। ठीक है ना, इस तरीके से, या फिर इस तरीके से भैया अपवाद क्यों है। ठीक है, वो भी पूछ सकता है कि अपवाद क्यों है। ठीक है, तो स्थायित्व जो है हमारा स्थायी होने के लिए क्या है, वो अपवाद है बेटा। ठीक है, हाँ जी। अगला क्वेश्चन, फिर वही बात बोल रहा हूं, अगर टफ पूछेंगे तो ये वाला पूछेंगे। ठीक है, टफ पूछेंगे, देखो इजी पूछेंगे तो ये वाला पूछेंगे, और टफ पूछेंगे तो ये वाला पूछेंगे। कि इजी में आएगा तो क्या आएगा, संयोजकता बंध सिद्धांत की आकृति और संकरण और चुंबकीय गुण। और अगर बताइए कि NiCl4- जो है वो अनुचुंबकीय है, जबकि ये कैसा है बेटा, प्रतिचुंबकीय है। NiCl4 जो है वो पैरामैग्नेटिक और NiCO4 जो है वो डायमैग्नेटिक होता है, क्यों, है ना, जबकि दोनों ही कैसे हैं, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के होते हैं। ठीक है, हाँ जी, ये क्वेश्चन तो बेटा पहले ही कर लेना, जो डिफरेंस वाले क्वेश्चन है वो तो पहले ही कर लेना कि डी और एफ ब्लॉक में 3 अंतर लिखिए। अब देखो 3 नंबर में आए, अब अंतर का बच्चा ये पूछते हैं, बच्चों के बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर अंतर आए तो कितना लिखें। तो मेरी एक बात याद रखना, जब भी आपको अंतर आए, ठीक है, जब भी आपको अंतर आए, तो अगर 2 मार्क्स में आ रहा है, कितने मार्क्स में आ रहा है बेटा, 2 मार्क्स में आ रहा है, तो आप 4 लिख दो। अगर आपको 4 याद है तो 4 लिख दो बेटा। 2 मार्क्स में आ रहा है तो भी उसके 4 अंतर आप लिख दो। अगर मान लो 3 मार्क्स में आ रहा है, मैं तो बोलता हूं अगर 3 मार्क्स में आ रहा है तो कम से कम 6 अंतर लिख दो। और अगर 4 मार्क्स में आ रहा है, और अगर 4 मार्क्स में आ रहा है तो भी 6 से 8 अंतर आप लिख सकते हो। कोई यहाँ पे आपको ऐसा नहीं बोलेगा तुम एक्स्ट्रा क्यों लिख दिया तुमने, नहीं लिखना दे तुमको, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अगर आप एक्स्ट्रा लिख देंगे तो आपको नंबर बढ़िया से मिल जाएंगे, वरना आप 2 नंबर के क्वेश्चन में 2 अंतर लिखने जाते हो, उसमें से एक गलत हो जाता है, एक आधा लिख देते हो, तो जो 2 नंबर का क्वेश्चन है उसमें एक ही नंबर मिलता है। ठीक है, जो 2 नंबर का क्वेश्चन है उसमें कितना मिलता है, एक ही नंबर मिलता है। तो ज्यादातर ऐसे लिखने की प्रैक्टिस करो कि भाई ज्यादा से ज्यादा अंतर उसके लिख सके। ठीक है, चलिए अगला चैप्टर जो है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उससे तो एक क्वेश्चन तो ये फिक्स ही है।
ठीक है, भले ये नहीं ये फिक्स क्वेश्चन नहीं आ सकते, इसमें ये क्वेश्चन फिक्स नहीं है, पर आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर से, किसकी बात कर रहा हूं मैं, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर से एक क्वेश्चन पक्का है। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर से एक क्वेश्चन क्या है बेटा, पक्का है। और आपकी किस्मत अच्छी रही तो 2 क्वेश्चन पक्के हैं, एक इस तरीके से और एक हमारा इस तरीके से। ठीक है, एक किस तरीके का, इस तरीके का, एक कंपाउंड दिखा रहेगा उसका आईयूपीएसी नाम लिख लो, और एक इस तरीके का कि भैया यौगिक दिए हुए हैं, मतलब नाम दिए हुए हैं, उनके यौगिक हमको लिखना होंगे। ठीक है, तो दोनों तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फॉलोइंग। किस किस को करना है बेटा एक्सप्लेन, तो बंधनीय समवायता और उप सहसंयोजन समवायता, लिंकेज आइसोमेरिज्म और कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कौन सी आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म और कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, आयनन समवायता और विलायक योजन समवायता। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, है ना, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, या इसको सॉल्वेट आइसोमेरिज्म भी बोल देते हैं कभी कभी। ठीक है, तो सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। ठीक है, अगला हेट्रोलेप्टिक संकुल और होमोलेप्टिक संकुल, ये पिछले साल आया 2025 में बेटा, 2025 का ही क्वेश्चन है, होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक। ठीक है, हाँ, पर रिपीट भी तो हो सकता है, ऐसा थोड़ी एक बार आ गया तो जीवन में कभी आएगा ही नहीं। बहुत सारे क्वेश्चन क्या होते हैं, रिपीट भी होते हैं बेटा। तो होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक संकुल वो क्वेश्चन है जो रिपीट हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन, उप सहसंयोजन संख्या। भैया 2 नंबर में बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन, इस बार भी पूछा जा सकता है। कीलेट क्या होता है, ये भी 2 नंबर में बहुत बार पूछा गया, इस बार भी पूछा जा सकता है। द्विक लवण और शंकु लवण में 2 अंतर, मतलब डिफरेंस बताना है डबल सॉल्ट में और किसमें बेटा, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में। ठीक है, और एक क्वेश्चन और मेरी तरफ से यहाँ पे आप जोड़ लेना, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये भी कर लेना, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ठीक है, वो यहीं पे जोड़ लेना, आप इसमें जोड़ लेना कि ये इतने पॉइंट हैं, इसमें एक पॉइंट और ऐड कर लेंगे, वो क्या होगा, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, है ना, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, प्रभावी परमाणु भार। ठीक है ना, प्रभावी परमाणु भार। तो इस तरीके के नंबर जो है, इस तरीके ये वाला क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, चल अब अगला चैप्टर है जिसमें से क्या, भाई SN1 SN2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ गई बेटा। SN1 SN2 जो अभिक्रिया हैं, सॉरी कि जो हमारे पास क्या है बेटा, SN1 SN2 जो मैकेनिज्म है, क्रियाविधि जो है, उनमें 2 अंतर लिखना है। अब मैंने 2 लिखे हैं, है ना, मुख्य अंतर लिखे हैं, 2 लिखे हैं, 4 जितने लिखे हैं, जितने पूछे उतने उसमें से बता देना। और SN1 और SN2 का जो मैकेनिज्म है वो याद रखना है, जो उसकी क्रियाविधि है वो याद रखना है। SN1 और SN2 रिएक्शन की क्रियाविधि को भूल नहीं जाना है, SN1 और SN2 की क्रियाविधि को याद ही रखना है। ठीक है, क्योंकि वो क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, कि SN1 और SN2 की क्रियाविधि वाला। ठीक है, इसलिए मैं स्पेशली अलग से लिखा उसको, है ना। अब इसमें वही होगा सारी चीजें, जो अंतर जो हम लिखेंगे वो इसमें जो मैकेनिज्म क्रियाविधि होगी उसी से अंतर लिखेंगे। ठीक है, तो क्रियाविधि अगर आप लिख रहे हो ना, मतलब अंतर अगर आप लिख रहे हो तो मतलब क्रियाविधि भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना। देखो क्रियाविधि आए तो एक तरफ लिख देना और अंतर आए तो क्रियाविधि, दोनों की लिख देना, क्रियाविधि और जो भी उसमें हो रहा है। ठीक है, तो अंतर और क्रियाविधि दोनों उसका याद करना जरूरी है। अगला क्वेश्चन, क्लोरोबेंजीन की निम्नलिखित अभिक्रियाओं को समझाइए। पहली अभिक्रिया नाइट्रीकरण, दूसरी सल्फोनीकरण, तीसरी फ्रीडल क्राफ्ट और चौथी फिटिंग अभिक्रिया। ठीक है, हाँ जी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के केवल रासायनिक समीकरण, है ना। अब आजकल क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं कि केवल रासायनिक समीकरण लिखिए, तो केवल रासायनिक समीकरण सारी की सारी नेम रिएक्शन है बेटा। हुंस डीकर अभिक्रिया है, फिंकलस्टीन अभिक्रिया है, वुड्ज अभिक्रिया, वुड्ज फिटिंग है, वुड्ज है, फिटिंग है और सेंडमेयर अभिक्रिया है। ठीक है, हाँ जी। अभिक्रिया की क्रियाविधि का रासायनिक समीकरण बताना, अभिक्रिया की क्रियाविधि का रासायनिक समीकरण और 2 विशेषताएं। तो देखो इस तरीके के क्वेश्चन भी अब आ सकते हैं भैया, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में आएगा। कैसे आएगा, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की फॉर्म में आएगा। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएगा, पहले तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि कौन सी मैकेनिज्म हो रही है,
ठीक है, कौन सी मैकेनिज्म हो रही, तो इसमें बेटा SN1 हो रही। क्यों? क्योंकि ये 3 डिग्री RX है और 3 डिग्री RX अच्छे से कौन देता है भैया, SN1, तो SN1 रिएक्शन होगी। तो ऐसे आपको समझना पड़ेगा कि कौन सी रिएक्शन है और फिर उस रिएक्शन की क्रियाविधि लिखना है। समझ रहे हो आप? इस रिएक्शन को पहले पता करोगे SN1 है कि SN2 है और फिर उसके बाद उसकी क्रियाविधि लिखो। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी इस साल बहुत आने वाले हैं, बहुत मतलब एक तो आएंगे बेटा। ठीक है। पॉली हैलोजन यौगिकों के गुण, उपयोग और उनकी हानियां बताना है। तो क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड और DDT हमारे पास हो गया है ना। अगला कन्वर्जन बेटा, कन्वर्जन जो है वो इतने कर लेना कन्वर्जन के, इथेनॉल से डाइएथिल ईथर, ग्लूकोज से इथेनॉल कैसे बनेगा, इथेनॉल से एथिल एसीटेट कैसे बनेगा, फिनॉल से बेंजीन कैसे बनेगा और बेंजीन से बेंजोइक एसिड कैसे बनेगा। ठीक है ना। इथेनॉल से एसिटिक एसिड, टोलुइन से बेंजोइक एसिड, प्रोपेनॉल से प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है वो है बेटा ल्यूकास अभिकर्मक और प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल की पहचान में जो है वो ल्यूकास अभिकर्मक कैसे काम करता है। ठीक है, मतलब ल्यूकास टेस्ट बताना है इसमें। तो क्या उसमें ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है वो बताना है और इसमें बताना है ल्यूकास टेस्ट जो है और वो क्या होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है एल्डिहाइड का रजत दर्पण परीक्षण, बहुत इंपोर्टेंट बेटा, सिल्वर मिरर टेस्ट। क्या है? सिल्वर मिरर टेस्ट। इसको तो कर ही लेना बेटा, अभी कर लेना है ना, ये वीडियो देखने के बाद कर ही लेना। क्या कर लेना? सिल्वर मिरर टेस्ट। ठीक है। अगला क्या होता है जब, केवल और केवल समीकरण लिखिए भैया। प्रोपेनॉन जो है, अब देखो हमने एक कन्वर्जन इस तरीके के देखे है ना, इस तरीके के देखे पहले वाले, ये वाले। ठीक है, इस तरीके के कन्वर्जन पहले आते थे। अभी एडवांस कन्वर्जन कैसे आएंगे? ऐसे है ना कि प्रोपेनॉन जो अगर है, प्रोपेनॉन जो अगर है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अभिक्रिया करता है तो फिर जल विघटित हो जाता है। ठीक है, और जल विघटित हो जाता है तो उसकी रिएक्शन लिखना है। फॉर्मेल्डिहाइड कैनिजारो अभिक्रिया देता है, उसकी रिएक्शन लिखना है बेटा। ठीक है, और एथिल अल्कोहल जो है, एथिल अल्कोहल जो है सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल से, एसिटिक एसिड से रिएक्शन करता है, उसको लिखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, फिनॉल की निम्नलिखित यौगिकों से कैसे प्राप्त करें। फिनॉल को जो है ना, फिनॉल से इनको कैसे हम लोग प्राप्त करेंगे। पहला क्या है? 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, दूसरा हमारे पास पिक्रिक एसिड, तीसरा हमारे पास एनिलीन, चौथा बेंजीन, पांचवा फिनोप्थेलीन। ठीक है, इनको कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है। अगला बेटा बहुत सारी नेमिंग रिएक्शन। देखो नेमिंग रिएक्शन में ये बोलूंगा कि नेमिंग रिएक्शन तो सारी ही कर लेना जितनी यहाँ पे मैंने बताई है। ठीक है, कि आयोडोफॉर्म टेस्ट, रोजनमुंड रिडक्शन, गेटरमान कोच संश्लेषण। ठीक है, गेटरमान कोच, पर्किन अभिक्रिया, HBZ और हाफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया। ठीक है, तो ये सारी की सारी नेमिंग रिएक्शन है, ग्रेवियल थैलामाइड और एल्डोल संगठन। ठीक है। अगला प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमिनो को अलग करना, डिस्टिंग्विश करना है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एमीन को। तो कैसे करोगे भैया? तो पहले रिएक्शन कराओगे कैसे? HNO2 के साथ, है ना, कार्बिल एमीन रिएक्शन, एल्किल हैलाइड के साथ और हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ। ठीक है, इन चारों में से एक ना एक पक्के में आना है। उसमें दो जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है हिंसबर्ग रिएजेंट से और कार्बिल एमीन रिएक्शन से। ठीक है, कार्बिल एमीन रिएक्शन से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी को कैसे अलग करोगे, और हिंसबर्ग रिएजेंट, हिंसबर्ग अभिकर्मक के से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी को कैसे अलग करोगे। ये दो बहुत महत्वपूर्ण वाले क्वेश्चन है बेटा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण वाले क्वेश्चन है। ठीक है, अब लास्ट चैप्टर है बेटा हमारा, है ना, लास्ट चैप्टर बायोमोलिक्यूल से जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो कौन से आने वाले हैं? प्रोटीन का द्वितीयक संरचना का अल्फा और बीटा हेलिक्स, है ना, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड सीट के आधार पे समझाना है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड सीट के हिसाब से उसके स्ट्रक्चर हमको समझाना है। और व्हाट इज पेप्टाइड बॉन्ड बेटा, ठीक है ना, पेप्टाइड बंध का निर्माण क्या होता है, उसके रासायनिक समीकरण लिखिए। पेप्टाइड बंध क्या होता है वो बताना है और उसके रासायनिक समीकरण लिखना है। और तीसरा क्वेश्चन कार्बोहाइड्रेट का कि मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और हमारे पास पॉलीसैकेराइड जो है
वो है ना पॉलीसेकेराइड। अब यहाँ पे डाइसेकेराइड ओलिगोसेकेराइड भी आ सकता है। इनमें क्या बताना है, अंतर बताना है, क्योंकि ओलिगोसेकेराइड है ना, ओलिगोसेकेराइड 2 से 10 यूनिट मोनोसेकेराइड होती हैं, तो डाइसेकेराइड भी एक तरीका क्या है, ओलिगोसेकेराइड। तो यहाँ पे आप ओलिगोसेकेराइड भी लिख सकते हो, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, ओलिगोसेकेराइड्स, ठीक है। बेसिकली वो किस किस में अंतर पूछ रहे हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड, मतलब मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड में, ठीक है। अगला क्वेश्चन बेटा ज्यूटर आयन। देखो ज्यूटर आयन जो है वो उसमें 2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा कि ज्यूटर आयन क्या है और इसकी प्रकृति लिखिए, ठीक है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन डीएनए और आरएनए में अंतर बेटा। डीएनए और आरएनए में 2 अंतर, 3 अंतर, 4 अंतर, जितने भी पूछे मैंने यहाँ पे 2 अंतर लिख दिए, मतलब 2 नंबर का ही क्वेश्चन अभी तक आया उसमें से, है ना, 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 4 डिफरेंस हम लोग 4 अंतर यहाँ पे लिख देंगे। कितने अंतर लिख दोगे, 4 अंतर यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है। हाँ जी, अगला जो है लास्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा चैप्टर नंबर 10 बायोमोलिक्यूल्स का, कि टेस्टोस्टेरोन, थायरोक्सिन और इंसुलिन और कॉर्टिसोल, इन हार्मोन्स को हमको क्या करना है, समझाना है। इन हार्मोन्स को क्या करना है, इन हार्मोन्स को बढ़िया तरीके से क्या कर देना है, बढ़िया तरीके से समझा देना है, ठीक है। तो ये वो 50 क्वेश्चन हैं जो आपको एमपी बोर्ड में बेटा टॉप करने में क्या करेंगे, मदद करेंगे, ठीक है। और जैसा कि आपसे रितेश सर ने वादा किया था कि भैया हम हर सब्जेक्ट के क्या देंगे, 50-50 आईएमपी क्वेश्चंस देंगे, तो ये हमारे केमिस्ट्री के जो वो 50 आईएमपी क्वेश्चन हैं, जो मेरी 4-5 सालों की मेहनत और 2013 से लेकर 2025 तक के सारे पेपर्स को एनालाइज करने के बाद निकाले गए हैं। और ये वो क्वेश्चन हैं जो आपको कम से कम पढ़ के जाना है इन क्वेश्चंस को तो ही, ठीक है, मतलब इन क्वेश्चन को तो कम से कम पढ़ के हमको जाना ही है, इन क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं है, ठीक है। चलिए तो फिर मिलते हैं किसी और खूबसूरत से वीडियो में, तब तक के लिए मैं पूरब गिरी गोस्वामी लेता हूं आपसे विदा। बहुत बहुत धन्यवाद।